वेटेज तो पहले ही अल्लाह ताला ने हमारी बढ़ा दी हुई है। अभी देखना ये है कि क्या सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही आपने सोचना है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक का सोचें, पूरे जीसीसी का सोचें, इसको ब्रॉडर वसी नजरी से देखें और अपने आप को फिर ऐसे छोटा ना समझें। अब अपने आप को वो कद आवर समझें जो रब ने आपको कद दिया है, क्योंकि अभी ये जब सिलसिला ख़त्म होता है तो इसके बाद जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जिस तरीके से सारे इस्लामी ममालिक को यूएस ने, नेटो ने, ईयू ने ये तोड़ फोड़ दिया है, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम से, कभी अरब स्प्रिंग के नाम से, कभी इजराइल को गाजा पे इजाज़त देने से, फिर इजराइल यूएस ईरान के ऊपर, फिर इंडिया का हम पे। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया ऐसे ही शटर रहेगी? इसको असल में जो है दोबारा से रीगैदर करना, दोबारा से स्ट्रेंथन करना, दोबारा, तो ये जिम्मेदारी ये अल्लाह ताला ने हम पे डाल दी हुई है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई जितना जल्दी कर लें उतना ही बेहतर है। देखिए, ईरान की शराइत के मुताबिक गालिबन मैम ये तय नहीं हो सकेगी। अच्छा, क्योंकि वो तो इसकी ओनरशिप क्लेम कर रहा है ना, और फिर साथ ओमान को भी मिला रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ओमान इतना प्रेशर उठा सकेगा, क्योंकि इसमें ब्रादर ममालिक शामिल हैं, जीसीसी के तमाम वो ममालिक हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से ईरान को सलाम करके गुजरें और अपनी एक्सपोर्ट उनके थ्रू करें और टोल भरें, ईरान को दें। तो ये एक चीज़ अगर अमेरिका के साथ हुर्मुज़ खोलना रिजॉल्व हो भी जाता है और अगर ईरान इसको स्टिकिंग पॉइंट रखता है, तो ये हमें चीज़ हॉन्ट करेगी। जीसीसी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने यूनिकली पोजीशन किया है, तो इसमें भी फिर हमारा रोल आ जाएगा कि हम सब्सिक्वेंटली हुर्मुज़ को एहसन तरीके से हल निकालते हुए इसका एक हमेशा के लिए देरपा का हल भी निकालें। मेरी और इसमें मैम और भी बड़े ऑल्टरनेटिव आएंगे। जैसे मैंने कहा है पहले भी एक दो जगहों पे कि अभी ये तमाम जीसीसी के ममालिक जो हैं ये आपस में मिलजुल के, ताकि वो ईरान की डोमिनेंस हुर्मुज़ वाली अगर वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो सऊदी अरेबिया और ओमान के थ्रू फिर अपनी सारी ऑयल पाइपलाइंस जो है वो गवादर पे लाके टर्मिनेट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही एक ओपन एंडेड और आज़ाद हो जाएगा। और फिर यही पाइपलाइंस जो है वो सी पैक का हिस्सा बन सकती हैं। ईरान से पाइपलाइन हमारे पास आ सकती है। देखिए, हमारी पाकिस्तान नेवी का कितना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों में मेरा मतलब मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी खैर का पहलू भी निकल सकता है। तो बेसिकली हुर्मुज़ को हमें सेटल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ओमान शायद ये बोझ ना उठा सके। मेरी इत्तलात थी और मैंने शेयर भी की हैं अपने नाजरीन के साथ कुछ दिन पहले, जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके हुर्मुज़ को जो है वो तय कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सऊदी अरब अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान का और ज़्यादा वेट जो है, वेटेज वो बढ़ जाएगा। इसके कितने इम्कानात हैं? मैम, वेटेज तो पहले ही अल्लाह ताला ने हमारी बढ़ा दी हुई है। अभी देखना ये है कि क्या सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही आपने सोचना है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक का सोचें, पूरे जीसीसी का सोचें, इसको ब्रॉडर वसी नजरी से देखें और अपने आप को फिर ऐसे छोटा ना समझें। अब अपने आप को वो कद आवर समझें जो रब ने आपको कद दिया है, क्योंकि अभी ये जब सिलसिला ख़त्म होता है तो इसके बाद जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जिस तरीके से सारे इस्लामी ममालिक को यूएस ने, नेटो ने, ईयू ने ये तोड़ फोड़ दिया है, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम से, कभी अरब स्प्रिंग के नाम से, कभी इजराइल को गाजा पे इजाज़त देने से, फिर इजराइल यूएस ईरान के ऊपर, फिर इंडिया का हम पे। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया ऐसे ही शटर रहेगी? इसको असल में जो है दोबारा से रीगैदर करना, दोबारा से स्ट्रेंथन करना, दोबारा, तो ये जिम्मेदारी ये अल्लाह ताला ने हम पे डाल दी हुई है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई जितना जल्दी कर लें उतना ही बेहतर है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं है, बहरहाल इन कमिंग डेज अ लॉट मोर इज टू हैपन एंड वी हैव अ ग्रेटर रोल।
इंशाल्लाह। एक्सीलेंट सर, ये मैं तो आप तो खैर आपसे घंटों इस पे बात हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आप रहे हैं। अभी मैंने देखा, सबने ही देखा कि अजीत दोवल जो थे वो यूएई गए थे और फिर उसके फ़ौरन बाद यूएई ने ये ओपेक प्लस से निकलने का फ़ैसला भी लिया। मैं ये नहीं कह सकती कि अजीत दोवल की वजह से लिया, मगर ये एक पै दर पै वाक़यात जो हैं वो देखने को मिले हैं। यूएई, ईरान, इंडिया और इज़राइल, क्या इनका भी कोई ज़ाहिर है अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत एक नेक्सस नज़र आता है हमें, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि आपका बड़ा क्लोज ज़ाहिर है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी और एक्सपीरियंस भी रहा है बतौर मुशीर कौमी सलामती। मैम, हम तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा सोचते हैं, कितना हमदर्द दिल रखते हैं, कितना वो हम हमेशा ही जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और हम हमेशा से यूएई को बिल्कुल हम बराबरी की नज़र से देखते रहे हैं, बल्कि हम यूएई की शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया। लेकिन आप देखिए कि यूएई की चाल जो है वो बदल चुकी है। काफ़ी अरसे से यूएई की जो रीजन में भी चाल है वो बदल चुकी हुई है। किस तरीके से, यानी कि यूएई ने सबसे पहले वेलकमिंग कंट्री टू इजराइल हुआ, किस तरीके से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड सबसे पहले आउट ऑफ सिंक, किसी तरीके से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन, और भी थे 2-3 ममालिक, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने तस्लीम किया। किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक्सेस दी, तो ये नेक्सस ज़ाहिरन यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएस, वो मेरे ख्याल में, और मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से इन्होंने किस अंदाज में मिस्टर ट्रंप को रिसीव किया था, तो इनकी चाल ढाल ही थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कैसे सऊदीया के अगेंस्ट जा रहा है सूडान में, यमन में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना ये जाहिर करती हैं। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि भई यार इससे क्यों हो गया। तो मुझे लगता ये है कि वो जो नेतन्याहू का, मिस्टर ट्रंप का वो ग्रेटर इजराइल वाला जो बेसिकली एक ख्वाब और सोच और पूरा प्लान था, जिसमें कि इजराइल आउटरीच करके तो वो बाहर निकल के आ जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत सारा हिस्सा वो ले लेता है, बाकी ममालिक के भी हिस्से ले लेता है। तो मेरे ख्याल में यूएई हैड अ बिलीव, यूएई हैड अ फेथ कि ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। तो बेसिकली दे आर अ होल इन दिस मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये सारे लिंकेजेस इजराइल के साथ, यूएई के, इंडिया के, यूएस के साथ ये सारे नजर आते हैं। तो मेरा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता इस स्टेज पे, क्योंकि मैं अभी भी यही चाहूंगा कि यूएई हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन ये खदोखाल नजर आते हैं। अभी फिर देखिए यूएई उन क्लचेस से बाहर निकला है जो ओपेक और ओपेक प्लस की वजह से है। यूएई अपनी चाल चलना चाहता है और वो समझता है कि जी मैं इतने कंट्रोल्ड रेट से एक्सट्रैक्शन करूं, इतने कोऑर्डिनेटेड रेट्स पे तेल बेचूं, तो वो आउट ऑफ स्टेप हो गया। आई डू नॉट नो कि इसकी वाकई कोई कितनी करोड़ को जरूरत थी। डॉलर स्वैप भी उन्होंने किया है, हालांकि उनका कोई इस तरह का क्राइसिस नहीं है ज़ाहिरन। बिल्कुल ठीक है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इफेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद आप कह रहे हैं बन सकते हैं, उसमें जो पाकिस्तान की कोशिश है, तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, और क्या उसके अंदर ईरान भी अब शामिल हो सकता है, और उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई नया जो ब्लॉक है वो बन सकता है चीन और रूस के साथ? मैम, ये तो बिल्कुल सामने सामने नजर आ रहा है कि ये तो होना ही है, और बल्कि मिस्टर ट्रंप ने और मिस्टर नेतन्याहू ने इसको हैसन कर दिया है, और इसकी तेजी जो है इस जंग से ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए आप कि कितनी दिलगुजारी हुई है जीसीसी की कि इन्होंने यूएस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखा था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, क्या प्रूव हुआ कि क्या यूएस उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब लेकिन बात यह है कि ये जो जीसीसी है, अरब ममालिक ये वाले जो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये यूएस इकोनॉमी की बैकबोन है, पेट्रो डॉलर उसको देते हैं। तो यूएस
اگر یہ کہیں گے بھی کہ یہاں سے جاؤ تو اس نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہے گا اور وہ ایک نئے طریقے سے ڈپلومیٹک کوششیں ہو جائیں گی. وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ریوائیو کرے گا اور ان کو ری ایشور کروائے گا کہ نہیں آئی ول پروٹیکٹ یو. لیکن اب یہ جو دڑاڑ پڑی ہے, یہ جو کریکس آئے ہیں, یہ ہمیں اس طرف لے جائیں گے کہ ایونچولی جب یو ایس وین اٹ گوز ڈاؤن تو یہاں سے بھی ان کا جو پنجہ گاڑا ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ نرم ہوگا اور نکل جائے گا. سملرلی جو نیٹو میں دراڑیں آئی ہیں, جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے نیٹو کو ڈیل کیا ہے, اور 2.5% سے انہوں نے 5% پہ ان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کہا ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ خرچ کرو گے آؤٹ آف یور GDP, اور پھر ان کو پیپر ٹائگر کہا ہے, جس طرح جرمن چانسلر آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی کریکس ایمرج ہوئے ہیں. لیکن ابھی ایشو یہ ہے کہ نیٹو ممالک کو رشیا سے اتنا ڈر لگتا ہے, اور جس طریقے سے رشیا یوکرین میں گھسا ہے, تو یہ بھی ایک لیونگ ریالٹی ہے. تو جس نے رشیا نے بیسیکلی جو تھریٹ جنریٹ کیا ہے تو نیٹو کو یونیفائی کر دیا. تو میرے خیال میں اگر رشیا تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرے اور ایک فرینڈلی ہاتھ بڑھائے ٹورڈز نیٹو, ایز اے تھریٹ نہ نظر آئے, کوئی نو وار پیکٹ کرے, جو بفر زون جو انہوں نے ایریاز لے لیے ہوئے ہیں اس کو بفر زون ڈکلیئر کر دیں اور نو وار پیکٹ کر لیں نیٹو اور رشیا, تو پھر یہ راستے کھل جائیں گے. تو آبویسلی ابھی زخم خوردہ جو ایران ہے یہ بھی خود بھی چائنا کو حق کرے گا, پاکستان کو حق کرے گا, رشیا کو حق کرے گا. تو یہ ہم نے ابھی اس جنگ کی وجہ سے سولیڈیفائی ہی ہونا ہے. ہم نے پہلے تو سٹرونگر ایشیا بن جانا ہے اور پھر ہم نے سبسیکوینٹلی سٹرونگر یوریشیا بن جانا ہے. بالکل, بہت بہت بہترین. اور اس میں میم پاکستان کا بڑا رول ہے, اور مسلم ورلڈ کو جو اکٹھا کرنا ہے, اور ہم نے سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کے نارتھ افریقہ تک چلے جانا ہے, اینڈ وی ول بی دی ون ہو ول بی ٹیکنگ کیئر آف دس مسلم ورلڈ. بالکل, انشاءاللہ سر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے میں وقت اتنا زبردست تجزیہ کیا. ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی ناظرین. بریک کے بعد ہمارے مہمان موجود ہوں گے, اور پاکستان کی معیشت, دنیا کی معیشت اس وقت جو ایک بحران ہے وہ کس قدر وسیع ہو سکتا ہے, کیا خطرات ہو سکتے ہیں, اس سے نمٹنا کیسے ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.